भक्त्या प्रणम्य वीरं सर्वज्ञं सर्वजन्तु हितदक्षं करणानुयोगदीपं कुर्वे शान्तस्तमो विघातार्थं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। कर्णान योग ग्रंथ राज की जय। एक दो चीज मैं समझा देती हूँ पहले, फिर प्रश्न ले लेंगे। छायोपसमिक सम्यक दर्शन आप लोग को लिख लेना चाहिए, मैं 2-3 बार बोलूंगी। छायोपसमिक सम्यक दर्शन किसी का मरण के कारण अगर छूटता है, आप ये कर दीजिए, आवाज कट रही है। हाँ? आवाज क्यों कट रही है? छायोपसमिक सम्यक दर्शन है ना, छायिक औपसमिक नहीं, छायोपसमिक सम्यक दर्शन अगर मरण के कारण छूटता है ना, कि मरण के अंतर्मुहूर्त पहले छूटा, तो नियम से वहां जाकर पर्याप्त होते ही अंतर्मुहूर्त के बाद हो जाएगा। क्या कहा मैंने कि अगर छायोपसमिक सम्यक दर्शन मरण के कारण छूटा है, मरण प्राप्त होने के कारण, तो वहां जाकर पर्याप्त होकर अंतर्मुहूर्त के बाद नियम से होगा। एक बार तो नियम से होगा, फिर भले छूट जाए तो छूट जाए, एक बार नियम से होगा। और ऐसे ही छायोपसमिक सम्यक दर्शन किसी को हो जाता है, आयु बंधी होती है, कहीं भी जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वहां जाकर हो, तुरंत जन्म के अंतर्मुहूर्त के बाद जाकर हो जाए, ऐसा नियम नहीं है। क्या समझाना चाह रहे हैं हम लोग ये जान रहे थे कि छायोपसमिक सम्यक दर्शन मरण के पहले छूटता है और फिर वहां जाके पर्याप्त होने पर अंतर्मुहूर्त के बाद नियम से हो जाता है। ये कब होता है? जब मरण के कारण छूटता है तब। पहले से ही छूटा हुआ हो तो जरूरी नहीं है कि वहां जाकर पर्याप्त होने पर अंतर्मुहूर्त में हो जाए। हो जाए वो कोई बाधा नहीं है, लेकिन हो जाए नियम नहीं है। किसका नियम है? जिसका मरण के कारण मरण काल में अंतर्मुहूर्त पहले छूटा है। विवक्षा समझ में आई होगी। दूसरी विवक्षा सब लिख लीजिएगा, क्योंकि ग्रंथ में फिर आप लोग को बताते हैं, कहीं एक ऐसा जगह नहीं बना हुआ है कि वहां पर सारी विवक्षाएं लिखी है। जैसा जैसा प्रकरण आता है वहां वहां से सिद्धांत निकलता है। दूसरी चीज ये समझानी थी, आज मैं तो भूल गई थी, कविता जी जो अपने ग्रुप में हैं उन्होंने भेजा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बहुत बार बोला है कि प्रथमोपसम सम्यक दर्शन चारों गति में हो सकता है, ये चीज बहुत बार बोला है। अब इसमें और विशेष, इसमें ये तो सामान्य से कथन हो गया, अब विशेष से क्या कथन है कि त्रियंच गति में पंचेंद्रिय पर्याप्तक समूर्छन जीव को, समूर्छन त्रियंच को प्रथमोपसम सम्यक दर्शन नहीं होता है। मैं फिर बोल रही हूँ, पंचेंद्रिय पर्याप्तक समूर्छन जन्म वाले त्रियंच को प्रथमोपसम सम्यक दर्शन नहीं होता है। संगी पर्याप्तक समूर्छन जन्म वाले पंचेंद्रिय त्रियंच को प्रथमोपसम सम्यक दर्शन नहीं होता है। अर्थापत्ति न्याय से क्या निकला कि गर्भज को हो जाएगा और शायद अंडज को भी हो जाएगा, क्योंकि केवल समूर्छन जन्म मना किया है, तो अर्थापत्ति न्याय से ये निकल जाता है कि गर्भज और अंडज को होना चाहिए। दोनों विवक्षाएं समझ में आई होगी। अब जैसे पंचेंद्रिय गर्भज और अंडज, अंडज में कबूतर वगैरह है, शायद कबूतर अंडा से ही होता है ना,
कबूतर है, गाय वगैरह का गर्भज है, गाय है, सिंह है, ये सब गर्भज है। तो इस तरह से जो गर्भज है उनको हो जाएगा। और कबूतर संज्ञ पंचेंद्री है, ये अंडज से, इसका मतलब अंडज से जन्म लेने वाला त्रियंच और गर्भ से जन्म लेने वाला त्रियंच को प्रथमो उपसम सम्यक दर्शन हो सकता है। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग अगर सब कोई लिख लिए हो, अब जिज्ञासा ये उठती है, आप लोग के मन में आशंका उठनी चाहिए कि आप तो कई कितनी बार बोल दिए कि स्वर्ग तो समूर्छन घड़ियाल है, उनके 5वां गुण स्थान है, उसी से भरा हुआ है। ये बात एक बार नहीं कितनी बार बोल दिए हैं, फिर कैसे? उनको प्रथमोपसम नहीं होगा, लेकिन वो छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ वहां स्वयंभू रमन समुद्र में जन्म ले सकते हैं। साथ मतलब उसके सत्ता में लेके, सत्व लेकर के, ऐसा नहीं कि उसके साथ सम्यक दर्शन के साथ किसी भी कृत्य वेदक छोड़ करके और सम्यक दर्शन के साथ त्रियंच में जन्म नहीं होता, भवंतरिक में जन्म नहीं होता। तो इसलिए उसकी छायोपसमिक सम्यक दर्शन साथ मरण करके तो नहीं होगा। छायोपसमिक सम्यक दर्शन उसने प्राप्त कर लिया है, त्रियंच गति पहले बांध लिया होगा, तो वो छायोपसमिक सम्यक दर्शन को अंतर्मुक्त पहले छोड़ सकता है, या पहले भी छूटा हुआ रह सकता है। वहां जाके चूंकि सत्व में है उसके सम्यक प्रकृति, वहां जाके उसको उदय हो सकती है और वो 5वां गुण स्थान प्राप्त कर सकता है। इस तरह से उसका 5वां, वहां के घड़ियाल मगरमच्छों को प्रथमोपसम, वहां जाके वो लोग सम्यक दर्शन नहीं करते हैं, सम्यक दर्शन यहाँ से लेके जाते हैं कर्म भूमि से। समझ में आई होगी तीनों विवेचन। अब किसको क्या पूछना है पूछ लीजिए। अच्छा एक चीज बताइए, एक प्रश्न मैं कर रही हूँ, किसी भी मुनि महाराज को सर्वा अवधि होने के लिए क्या देशा अवधि परमा अवधि होना जरूरी है? किसी भी मुनि महाराज के सर्वावधि सम्यक दर्शन होने के लिए उसके पहले देशावधि सम्यक दर्शन, परमावधि सम्यक दर्शन होना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। कौन बोले? मैं बोल रही हूँ, त्रिशला जन। अच्छा, आपने नहीं, आप नहीं आप जरूरी नहीं है। बोला। एक मिनट त्रिशला जी, आप हैं, सुमन जी है, 2-4 नहीं लोग हैं, जरूरी है। नाम लेती हूँ तभी बोला करिए, आप लोग नहीं बोला करिए, क्योंकि फिर ये लोग दिमाग नहीं लगाएंगे, बाकी लोग, इन लोग को दिमाग लगाने दीजिए थोड़ा सा, है ना। आप नहीं बोला करिए, आप तो बहुत आगे हैं, आप तो हमसे भी आगे हैं। आप ऐसे मत करिए। नहीं ऐसा है ना, क्योंकि ये लोग फिर दिमाग, हम तो हानि का नाम लेके पूछने वाले थे, फिर पूछे नहीं। अब देखो कि क्यों नहीं जरूरी है। उनका विशुद्धि स्थान जिसमें देशावधि होना था अथवा परमावधि होना था, वो विशुद्धि स्थान उनको आया ही नहीं। वो उसको उल्लंघन करके सर्वावधि वाला विशुद्धि स्थान, लब्धि स्थान उनको प्राप्त हो गया। तो उनको ये देशावधि और परमावधि होने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सीधे सर्वावधि हो गया। किसको क्या पूछना है पूछिए। एक प्रश्न मैं पूछना चाह रही थी, जैसे मैंने पढ़ा, अभी तक पढ़ा है कि जन्म लेने के 8 वर्ष बाद तक सम्यक दर्शन नहीं होता। जन्म लेने के 8 वर्ष बाद तक सम्यक दर्शन नहीं होता, लेकिन जैसे आपने आज विवक्षा बताई है उसके हिसाब से अगर क्षयोपसमिक सम्यक दर्शन छूटता है तो अंतर्मुक्त बाद हो जाता है। ऐसी विवक्षा मतलब नहीं, मेरे पढ़ने में तो नहीं आई। छाई के लिए तो आई है, लेकिन क्षयोपसम के बारे में तो नहीं आई मेरी विवक्षा पढ़ने में। ये बहुत अच्छा पॉइंट मिला मुझे। क्या चीज? मैंने अभी तक ये पढ़ा था कि जन्म के 8 वर्ष बाद तक सम्यक दर्शन नहीं होता। 8 वर्ष बाद के बाद, हाँ नहीं, कुछ 8 वर्ष तक प्रथमोपसम नहीं होगा। अगर वो पेट, क्योंकि 8 वर्ष तक की मनुष्य के लिए आप कह सकते हैं ये चीज, मनुष्य के लिए मैं बोल रही हूँ। हाँ, ये तो मनुष्य के लिए घट जाएगा। अब देव में अगर 8 वर्ष घटाएंगे, देव तो तुरंत ही जवान हो जाते हैं,
नार की तुरंत ही जवान हो जाते। ये जो आप बता रहे हैं ना, ये मनुष्य के लिए घटेगा। ये मैं मनुष्य के लिए बता रही हूँ। तो मेरा प्रश्न यही है कि ये जो आपने बताया सम्यक दर्शन छूटने के बाद में पर्याप्ति होने के एक अंतर मुहूर्त बाद हो सकता है, अगर सत्ता में है तो वो मनुष्य भी हो सकता है क्या? अब मनुष्य को चूंकि बच्चा है, उसका पता तो चलेगा नहीं, कुछ ऐसा विवरण पढ़ने को नहीं आया। खास करके वो तो खास करके समूर्छन जीवों पर ही जब हुआ ना कि नहीं होता, तब उसी के लिए पढ़ा गया कि भाई उनको कैसे कहाँ होता है, कब होता है। बाकी मेरे को तो लगता है त्रियंच वगैरह को सबको हो जाना चाहिए, मनुष्य को छोड़कर। मनुष्य को होता है कि नहीं ये देखना पड़ेगा, क्योंकि 8 वर्ष के पहले होना नहीं चाहिए। नहीं है ना। हाँ, गर्भ के 9 महीने मिलाकर 8 वर्ष के पहले नहीं होना चाहिए। ऐसी विवक्षा अभी देखने को मिली नहीं है कहीं, अगर मिलती है तो हम आपको बताते हैं फिर। राखी आंटी। हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। दीदी मेरे को तीसरा और 11वां गुण स्थान समझना है। आपको तीसरा और 11वां गुण स्थान समझना है। मिश्र गुण स्थान है ना। समझ गया मैं कौन बोल रही हूँ? हाँ, मैं सुमन बेंगलोर से बोल रही हूँ। हाँ, विल्सन गार्डन मंदिर। आप वीडियो ऑन कर लीजिए आंटी। हाँ, ऐसे हमको क्या पता चला, मेरे को तो किसी का नाम भी नहीं याद रहता है। एक एक जैसे नाम है सबके, या तो चेहरा दिखे तो भले पहचान हो। नहीं, वो दूसरी वाली है, वो सुमन। देखिए, पहचान गए? हाँ? ललिता मेरे आंटी, को आपका तीसरा हो और गया है। हाँ, हाँ, चलिए ठीक है। मिश्र गुण स्थान कह रहे हैं ना आप? हाँ, और 11वां दीदी थोड़ा समझाइए। हाँ, 11वां ठीक भी है। कम समझ में मिश्र, आया। हाँ, मिश्र गुण स्थान। मिश्र गुण स्थान में किसी भी गुण स्थान से आ सकते हैं, छठे से, 7वें से, चौथे से, पहले से भी आ सकते हैं। पहले में अगर प्रथमोपसम सम्यक करने के बाद में मिथ्यात्व के जो 3 टुकड़े करते हैं, एक टुकड़ा उसमें सम्यक मिथ्यात्व होता है। अगर सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाएगा, क्योंकि प्रथमोपसम का समय अंतर मुहूर्त है, अंतर मुहूर्त के बाद वो नियम से छूटता है। तो प्रथमोपसम किसी जीव ने किया, अब नियम से अंतर मुहूर्त के बाद तो छूट जाएगा। तो उसी में ये बात आती है कि अगर प्रथमोपसम सम्यक के काल में अगर उसके व्रत लेने के नियम भी आ गए, हालांकि जीव को थोड़ी पता है कि मेरा प्रथमोपसम चल रहा है, लेकिन उस समय चलता रहता हो, सत्ता में व्रत लेता है तो उसका 5वां हो जाता है। उसी दरमियान उसको मुनि बनने का भी हो जाता है तो 7वां हो जाता है। उसी 3 प्रकृति में से अगर सम्यक प्रकृति, प्रथमोपसम तो छूट गया अंतर मुहूर्त के बाद, सम्यक प्रकृति उदय में आ गई तो चौथा गुण स्थान हो जाएगा। उसी में एक सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है, वो अगर उदय में आ गई तो तीसरा गुण स्थान होता है, जिसका नाम मिश्र गुण स्थान है। इस गुण स्थान की कुछ विशेषताएं हैं। इस गुण स्थान से कोई जीव दूसरे गुण स्थान में नहीं जाता है, साधन में नहीं जाता है, मिथ्यात्व में जाता है, या चौथे में जा सकता है। इस गुण स्थान से कोई संयम भी नहीं ले सकता, 5वें 6ठे में भी नहीं आ सकता है। दूसरी, इस गुण स्थान में किसी का मरण नहीं होता है, इसलिए अपर्याप्त अवस्था में मिश्र गुण स्थान नहीं पाया जाता है। अब इसकी क्वालिटी क्या है, इसका नाम मिश्र क्यों पड़ा? तो सम्यक्त मिथ्यात्व प्रकृति, इसको जात्यांतर प्रकृति कहा गया, जाति से अंतर। जैसे इसको ऐसे समझिए, एक क्षत्रिय और एक ब्राह्मण की अगर शादी हो जाए, उन दोनों से जो बच्चा हुआ उसको आप क्षत्रिय कहोगे कि ब्राह्मण कहोगे? किसी एक जाति में नहीं कह सकते उसको कि कोई पिता क्षत्रिय है, माँ ब्राह्मण है, अथवा बाप ब्राह्मण है, माँ क्षत्रिय है। तो वो जात्यांतर हो गया बच्चा, न तो ब्राह्मण रहा न क्षत्रिय रहा। उसी तरह से
मिश्र गुण स्थान की जो प्रकृति है, न तो ये सम्यक्त्व है, इसको सम्यक दृष्टि कह दे, इसको मिथ्या दृष्टि भी नहीं कह सकते क्योंकि ये मिथ्यात्व में भी नहीं है। इसको सम्यक्त्व का भी सावधान चल रहा है साथ में थोड़ा थोड़ा, और मिथ्यात्व का भी चल रहा है। इस कारण से इसका नाम हुआ मिथ्यात्व। इसके ऊपर सम्यक्त मिथ्यात्व प्रकृति पर, सासादन गुण स्थान पर प्रकृति पर बड़े बड़े ग्रंथों में बहुत चर्चा है, बहुत शंका उठाई गई है कि आप क्यों कहते हो सम्यक्त है वहां पर। तो आचार्यों ने कहा वहां मिथ्यात्व का उदय रहते हुए भी सम्यक्त प्रकृति का सत्यांश का उदय है। ऐसा नहीं है कि सम्यक प्रकृति थोड़ी भी उदय में नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम मिथ्या दृष्टि नहीं कह सकते। फिर आचार्यों ने इसका उदाहरण दिया कि जिस तरह से गुड़ मिले हुए दही को खाएं तो अपने को दही का स्वाद भी और गुड़ का स्वाद भी दोनों एक साथ वो स्वाद आता है। हम नहीं कह सकते खाने पर कि ये तो गुड़ ही है, अथवा ना हम ये कह सकते हैं कि ये दही ही है। दोनों ही चीज हम नहीं कह सकते, ही नहीं लगा सकते। हम खाएंगे तो क्या कहेंगे, भाई इस दही का भी स्वाद आ रहा, गुड़ का भी स्वाद आ रहा। उसी तरह से इस सम्यक्त मिथ्यात्व प्रकृति में सम्यक्त्व का भी उदय है और मिथ्यात्व का भी उदय है। इसको जात्यांतर प्रकृति, इसीलिए इस प्रकृति को जात्यांतर प्रकृति कहा गया। ठीक हमने अभी आपको ब्राह्मण और क्षत्रिय की शादी के हिसाब से जैसे समझाया कि उस बच्चे को न क्षत्रिय कह सकते हैं न ब्राह्मण कह सकते हैं, उसी तरह से इस प्रकृति को पूरी तरह से मिथ्यात्व भी उदय में नहीं है, इसलिए मिथ्या दृष्टि भी नहीं कह सकते, और पूरी तरह से सम्यक्त्व भी उदय में नहीं है, इसलिए इसे सम्यक्त्व भी नहीं कह सकते। तो इस ये समझ में आया होगा, मिश्र गुण स्थान समझ में आ गया होगा। हाँ दीदी आ गया, पर इसमें आयु बंद होगा? नहीं, इसमें आयु बंध नहीं होता है, इसमें मरण भी नहीं होता है, क्योंकि जिस गुण स्थान में आयु बंध नहीं, उस गुण स्थान में मरण नहीं। केवल एक अपूर्व करण के प्रथम समय को छोड़कर, हालांकि आयु बंध वहां नहीं है, परंतु वहां पर ऊपर से गिरने के 11वें गुण स्थान से गिरने की अपेक्षा और जगह मरण बताया है। वैसे कहा यही जाता है कि जहाँ आयु बंध नहीं वहां मरण नहीं। इसका मतलब ये निकालना चाहिए, जहाँ आयु बंध नहीं वो गुण स्थान विग्रह गति में नहीं। इस विवक्षा का हमको यूं समझना चाहिए कि जिस तरह से कहते हैं कि जिस गुण स्थान में आयु बंध नहीं, उस गुण स्थान में मरण नहीं। इसका मतलब ये है कि जिस गुण स्थान में आयु बंध नहीं, वो गुण स्थान विग्रह गति में नहीं। ठीक है। 11वां गुण स्थान जो दो तरह से बनता है, कोई छायिक सम्यक दृष्टि है। छायिक सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं, जिसने अनंतानुबंधी का विसंयोजन कर लिया हो। विसंयोजन करना ही अनंतानुबंधी का क्षय करना कहलाता है। अनंतानुबंधी 148 कर्म प्रकृति में केवल अनंतानुबंधी 4 प्रकृति ऐसी है जो स्वमुख से क्षय को प्राप्त नहीं होती है, इसका विसंयोजन होता है। विसंयोजन का मतलब इसके चारों प्रकृति का द्रव्य 12 मुख्य कसाय में और 9 कसाय में 11 में बट जाता है। इन प्रकृतियों में इसके द्रव्य का बट जाना ही विसंयोजन कहलाता है, अथवा अनंतानुबंधी का क्षय कहलाता है। तो 4 प्रकृति अनंतानुबंधी का क्षय, मिथ्यात्व का क्षय, सम्यक मिथ्यात्व का क्षय, सम्यक प्रकृति का क्षय करके छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करके भी द्वितीय उपसम श्रेणी मांडी, उपसम श्रेणी उसको कहेंगे उपसम श्रेणी। जो 7 प्रकृति की क्षय करके, आप लोग ये लिख सकते हैं सब, शायद इस तरह से मैंने नहीं लिखाया था। जो 7 प्रकृति को क्षय करके उपसम श्रेणी चढ़ता है उसका नाम है उपसम श्रेणी। और जो इन 7 प्रकृतियों को दबा करके चढ़ता है
उसका नाम हो जाता है द्वितीय उपसम श्रेणी। 7 प्रकृति को दबा के जो उपसम श्रेणी चढ़ता है उसका हो जाता द्वितीय उपसम श्रेणी, और जो छाई करके चढ़ता है उसका केवल नाम होता है उपसम श्रेणी। तो 7 प्रकृति को दबा करके श्रेणी चढ़ा, 7वें से 8वें में आया। 8वें में कोई प्रकृति क्षय होती नहीं है, जाने लिए होंगे। जब आपको इतना समझ में आ गया तो 9वें गुण स्थान में 36 प्रकृति क्षय को प्राप्त होती है। दर्शन चारित्र जो उपसम श्रेणी चढ़ रहा है उसकी तो 21 प्रकृति उपसम होती है, जो छपक श्रेणी चढ़ता है उसकी 21 प्रकृति क्षय को प्राप्त होती है। बाकी 36 प्रकृति में 15 प्रकृति नाम कर्म की है। अब 9वें दीदी से ये काल क्षय क्या है? एक काल क्षय को क्षय करके वो 10वें 9वें 8वें 7वें 6वें में जाता है। हाँ बता रही हूँ। अभी आपको 11वां गुण स्थान कहाँ पहुंचे हम लोग? हाँ। पहुंचे ही। अब उसके बाद 10वें गुण स्थान में आता है, वहां सूक्ष्म लोभ रहता है, जो कि 9वें गुण स्थान में पूर्व स्पर्धक करता है, पूर्व स्पर्धक का बादर कृष्टि करता है, बादर कृष्टि करके सूक्ष्म कृष्टि करता है। इस तरह से 4 काम होते हैं लोभ के अंदर, और फिर वो सूक्ष्म लोभ जो सूक्ष्म कृष्टि के द्वारा रहता है वो 10वें गुण स्थान के अंत में क्षय होता है। और अगर उपसम श्रेणी चढ़ रहे हैं तो उपसम होता है। उपसम करने से उसका गुण स्थान 11वां बना उपशांत मोह गुण स्थान। उपशांत मोह गुण स्थान, सभी गुण स्थानों का काल अलग अलग भी अंतर मुहूर्त है, और एक साथ भी सारे गुण स्थानों को, सारे मतलब श्रेणी से लेके केवल ज्ञान तक, केवल ज्ञान होने के बाद 13वें गुण स्थान में तो एक पूर्व कोटि तक रहते हैं, अगर पूर्व कोटि वाले तीर्थंकर हैं तो 12वें गुण स्थान तक अंतर मुहूर्त है। आगे आगे के गुण स्थानों में समय आधा आधा है। जैसे 8वें में मान लो 20 सेकंड लगा तो 9वें में 10 लगेगा, 10वें में 5 लगेगा, 12वें में 2-2.5 मिनट लगेंगे, अथवा अब 11वें में गया तो 5 का आधा समय लगेगा, 2.5 मिनट। अब उसको 2.5 सेकंड मिला है, 2.5 सेकंड उसका खत्म हो जाने पर नियम से वो नीचे की ओर पतन होगा, क्योंकि उपसम किया था। उपसम सम्यक उपसम की हुई प्रकृति अंतर्मूर्त काल से ज्यादा उपशमित नहीं रहती है। तो जैसे ही उपशम काल खत्म हुआ वो प्रकृति उदय में आने लगी। जैसे जैसे प्रकृति सूक्ष्म लोभ उदय में आया 10वां में आ गया, और सारी कसाय उदय में आई 9वें में आ गया, और फिर 8वें में आ गया, फिर 7वें में आ गया, फिर 6ठे में आ गया। छायिक सम्यक दर्शन है तो 6ठे से नीचे नहीं जाएगा, 4थे में भी कदाचित जा सकता है अगर भावों से गिर जाए तो, लेकिन उससे नीचे नहीं जाएगा। और अगर उपसम करके चढ़ा है 7 प्रकृतियों को तो पहले गुण स्थान में भी आ जाएगा। तो 11वें गुण स्थान में अगर मरण होता है तो अंतिम समय तक 11वां गुण स्थान रहता है, मरते ही 4था हो जाता है, और वो नियम से वैमानिक देव बनता है। इसी गुण स्थान से गिरने की अपेक्षा कहा गया। अपर्याप्त अवस्था में देव गति में औपशमिक सम्यक दर्शन पाया जाता है, और किसी पर्याय में नहीं पाया जाता है। केवल देव पर्याय में जाने वाले के, अगर कोई उपशम श्रेणी से गिर करके देव पर्याय में जा रहा है तो उसके औपशमिक सम्यक दर्शन पाया जाता है विग्रह गति में। आ गया दीदी समझ में। थैंक यू दीदी। किरण आंटी। ललिता जी, मुझे ये एक बार वापस ठीक से समझना है कि जो मिथ्यात्व गुण स्थान के बारे में परसों हम लोगों ने चर्चा की थी कि सादी मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त होता है, जबकि हम लोग ऐसे सामान्य रूप से जानते हैं कि मिथ्यात्व से जीव तीसरे गुण स्थान में नहीं आता है। तो इसका थोड़ा नहीं भाभी, अभी भी तो बोला मैंने।
अभी भी तीन को आपने बोला, इसीलिए मुझे हाँ। एक बार वापस उसको ठीक से समझना है कि सादी मिथ्या दृष्टि जी तो सम्यक मिथ्यात् प्रकृति के उदय से सीधे सम्यक मिथ्यात् गुण स्थान को प्राप्त हो सकता है। तो फिर ये मिथ्यात् गुण स्थान में तीसरा तो सम्यक मिथ्यात् गुण स्थान ही हुआ ना, मिश्री तो हुआ। तो फिर इसमें कैसे बोला गया है कि मिथ्यात् गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान में नहीं आता है, जबकि यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि सादी मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक मिथ्यात् प्रकृति के उदय से सीधे सम्यक मिथ्यात् गुण स्थान को प्राप्त होता है। इसका थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा क्लियर करिए। हाँ, बता देती हूँ। आपको समझ में नहीं आई ये बात तो ठीक ही लिखी हुई है। अनादि मिथ्या दृष्टि हो अथवा सादी मिथ्या दृष्टि हो ना, सादी मिथ्या दृष्टि 3 टुकड़े कर रखा है, जो भी प्रकृति उदय में आएगी उसमें चला जाएगा। अनादि मिथ्या दृष्टि जो पहली बार सम्यक दर्शन कर रहा है, प्रथमोपशम उसने किया, प्रथमोपशम का समय अंतर मुहूर्त, प्रथमोपशम करने से मिथ्यात्व प्रकृति के 3 टुकड़े कर लिए उसने, सम्यक सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व। अब प्रथमोपशम तो अंतर मुहूर्त के बाद खत्म ही हो जाएगा नियम से, तो अगर उसके सम्यक उदय में आ जाता है तो चौथा गुण स्थानवर्ती हो जाता है। अगर उसके सम्यक मिथ्यात्व उदय में आता है तो उदय आने से मतलब वैसे परिणाम होते हैं, वो कोई प्रकृति नहीं उदय में आती है। जीव का परिणाम अगर सम्यक रूप रहता है तो चौथे गुण स्थान में आ जाता है, जीव का परिणाम अगर सम्यक मिथ्यात्व रूप रहता है तो तीसरे में आ जाता है। उसका अंतर्मूर्त अगर मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो मिथ्यात्व में आ जाता। और प्रथमो उपसम काल में ये 3 घटनाएं कब होगी? प्रथमो उपसम काल का समय खत्म होने पर, है ना। ये विवक्षा आप लोग समझिए पहले। ये जो 3 काम हो रहा है, मिथ्यात्व में आना, सम्यक मिथ्यात्व में आना अथवा सम्यक में आना, कब हुआ? जब प्रथमोपसम का काल खत्म हो गया तब। लेकिन प्रथमोपसम काल में ही किसी के अनंतानुबंधी उदय में आ गई, क्योंकि दबी हुई है। संक्रमण ये तो विसंयोजन तो होती नहीं है, दबती है। दबती है तो वो कभी भी मुंह उठा के खड़ी हो सकती है। अगर अनंतानुबंधी प्रथमोपसम काल में उदय में आ गई तो दूसरा गुण स्थान बन जाएगा। अब इसमें आपको क्या नहीं समझ में आ रहा, बताइए आप। मेरे को ये समझ में, वो आपने जो बोला वो सब समझ में आ रहा, पर ये इसमें ऐसे जो डायरेक्ट लिखा हुआ है कि सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से, तो वो मिथ्यात्व से ही तो सम्यक तो मिश्र प्रकृति में गया, सम्यक मिथ्यात्व को गया, तो ये तीसरा गुण स्थान हुआ ना। तो उसमें फिर जब जीव गया तो वो मिथ्यात्व से तो तीसरे गुण स्थान में जब अपन सामान्य रूप से बोलते हैं कि नहीं जाता, जैसे उस दिन आपने बताया, तो ये एक बार प्रथमोपसम कर लिया उसके बाद मतलब वो जा सकता है, ये हुआ ना। हाँ, अभी आप जो बता रहे हैं आप। उनका सुनिए भाभी, वो जो आपने मेरे को भेजा है उसमें ये चीज समाहित है भाभी। अनादि मिथ्या दृष्टि जो जा रहा है उसमें ये समाहित है कि वो प्रथमोपशम करेगा, तभी तो उसके पास अनादि मिथ्या दृष्टि के पास तो सम्यक अथवा सम्यक मिथ्यात्व का सत्व नहीं है, उसके पास द्रव्य नहीं है, तो कैसे जाएगा? वो प्रथमोपशम करके ही जाएगा। वो वहां पर यही आज अपने लोग जैसे इस अभी पढ़ रहे हैं, ये कर्णन योग पढ़ रहे हैं, इसमें तो 4-4 लाइन लिखी हुई ना भाभी, बाकी सारा विस्तार हम लोग कर रहे हैं ना। तो वो एक माता जी ने ये दिया, जिसका भी किताब से आप भेजी हो, कि वे अनादि मिथ्या दृष्टि उसमें जा सकता, उसमें कब जा सकता? प्रथमोपशम करेगा पहले तब तो। हाँ, तभी जाएगा। हाँ, इसके पहले माता जी का, इसके पहले ना माता जी का विवेचन आया होगा कुछ, ये बाद का विवेचन है ना। तो वो प्रथमोपशम करे बिना तो जा ही नहीं सकता है। अनादि मिथ्या दृष्टि हो, सादी मिथ्या दृष्टि कौन सा? सादी मिथ्या दृष्टि जो अनादिवत नहीं हुआ है, जिसके उदय में आने योग्य भी हो प्रकृति, इतनी ताकत हो प्रकृति में कि आ सके उदय में, तब वो भी आ जाएगा, और नहीं तो फिर उसको प्रथमोपशम करना पड़ेगा। और ये जो चौथे, पांचवें और सातवें में जाते हैं उनका भी तो यही मतलब कि सिस्टम है कि वो भी जब तक 3 टुकड़े नहीं करेंगे, जब सम्यक मिथ्यात्व उदय में आया या मिथ्यात्व उदय में आया, तो इनका भी तो यही तरीका है कि भाई 7वां उदय में आया, जो भी आया। यहाँ क्या है, ये जो 5वां 7वां गुण स्थान बन रहा है, ये प्रथमो उपशम काल के अंदर ही बन रहा है। जो प्रथमोपशम, देखिए एकदम विवेचन आप लोग सब कोई समझ लीजिए, हो सकता बहुत, देखिए अनादि मिथ्या दृष्टि उसने प्रथमोपशम किया। प्रथमोपशम करने का मतलब 4 अनंतानुबंधी
और मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करके उसने 7 प्रकृति को दबाया। प्रथमोपशम से ही मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं। 3 टुकड़े होके वो अंतर्मूर्त काल तक 7 प्रकृति को दबा के रखता है। इस ऐसा नहीं कि कोई करता है कुछ अपने आप, वो व्यवस्था है, उसके परिणाम ऐसे रहते हैं, अंतर्मूर्त तक उसके परिणाम इतने निर्मल रहते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं उपशम सम्यक दर्शन एकदम निर्मली फिटकरी डाल के पानी जो ऊपर आता वैसा परिणाम, तो उतनी देर तक उसका परिणाम वैसा रहता है। अब उस परिणाम से मान लीजिए परिणाम का समय कितना है, 40 सेकेंड है। अब 40 सेकेंड बीत गया, न तो उसको अनंतानुबंधी उदय में आई, न उसको अनुव्रत लेने का, हाँ अनुव्रति का देश व्रत लेने का मन आया, न उसका मुनि बनने का मन आया, ठीक है, नहीं आया। प्रथमोपशम सम्यक का काल खत्म हो गया। काल के खत्म होने के बाद में कोई तो प्रकृति उदय में आएगी ना, क्योंकि उपशम कर रखा था, दबा रखा था 7 प्रकृति को। अब 7 प्रकृति में से कोई प्रकृति उसको उदय में आएगी, तो कौन सी, भाई सम्यक उदय में आ गई तो सम्यक दृष्टि, मिश्र उदय में आ गई तो मिश्र, और मिथ्यात्व उदय में आ गया तो मिथ्यात्व। तो ये जो मुनि बनना, देश व्रत लेना, दूसरा गुण स्थान होना, ये उस प्रथमोपशम का जितना समय है, मान लीजिए 40 सेकंड के लिए है, तो 40 सेकंड के भीतर होगा ये काम। अगर वो 40 सेकंड बीत गया तो फिर या तो वो सम्यक दृष्टि बनेगा, अविरत सम्यक दृष्टि बनेगा, या मिश्र सम्यक दृष्टि बनेगा, या फिर मिथ्या दृष्टि बनेगा, उसको साधन भी नहीं होगा। अच्छा, विवक्षा समझ में आई? विवक्षा फिर एक बार समझा, समझ में आई। ये तो आपने पहले भी कई बार बताया, तो ये तो नहीं इतना काल भेद करके नहीं बताए भाभी, नहीं काल भेद करके नहीं बताए थे, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। फिर एक बार समझाते हैं। प्रथमोपशम किसी अनादि मिथ्या दृष्टि ने 4 अनंतानुबंधी को दबाया और मिथ्यात्व प्रकृति को दबाया। मिथ्यात्व प्रकृति के दबाने से प्रथमोपशम जो परिणाम इतना निर्मलिक फिटकर डाला हुआ जैसा परिणाम उसका शुद्ध हुआ, उससे मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो गए। वो 7 टुकड़ों को दबा रखा है। ये दबाने का काल अंतर्मूर्त है, इससे ज्यादा नहीं है। हम लोग समझने के लिए अंतर्मूर्त को 40 सेकंड कर देते हैं, वैसे तो मिनट में होता है, हम 40 सेकंड कर दिया। 40 सेकंड तक वो उपशम काल पूरा उसने उपशम दबा के रखी सारी प्रकृति। अब 40 सेकंड खत्म हो गया, अब तो उपशम छूटना है उसका, हर हालत में छूटेगा। अब छूटने के बाद अगर उसके परिणाम तत्व सावधान बना रहता है, तत्व सावधान रूप परिणाम रहता है तो चौथा गुण स्थान में कहलाता है। अगर मिश्र रूप परिणाम उसके रहते हैं तो मिश्र में आ जाता है, और अगर मिथ्यात्व परिणाम आ जाते हैं तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। ये विवक्षा कब हुई? प्रथमोपशम सम्यक का काल बीतने के बाद, जब वो प्रथमोपशम खत्म होने के बाद, काल बीतना प्रथमोपशम से छूटने के बाद, प्रथमोपशम खत्म हो गया तो ये 3 विवक्षा बनेगी, चौथा गुण स्थान, तीसरा गुण स्थान, पहला गुण स्थान। और अगर सम्यक्त्व के काल, प्रथमोपशम सम्यक्त्व के काल में उसको भावना हो गई देश व्रत लेने की, भावना हो गई मुनि बनने की, तो उसका 5वां गुण स्थान हो जाएगा, 7वां हो जाएगा। और अगर वो प्रथमोपशम काल में अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो उसका सासाधन गुण स्थान हो जाएगा। तो ये जो 3 विवक्षा है, प्रथमोपशम में सम्यक्त्व का काल जो है उसके अंदर की विवक्षा है। और ये जो 3 गुण स्थान बनते हैं, अविरत सम्यक दृष्टि, मिश्र गुण स्थान, प्रथमोपशम मिथ्यात्व गुण स्थान, ये प्रथमोपशम सम्यक का काल खत्म होने के बाद तो कोई न किसी परिणाम में आएगा, क्योंकि परिणामों को दबा रखा था। अब कितना देर दबेगा? दबी हुई चीज कितनी देर दबेगी? अब वो मुंह गाड़ेगी तो कहाँ भाई, उसके परिणाम जैसे होंगे वैसा गुण स्थान हो जाएगा। तो ये प्रथम उपशम काल के हिसाब से ये विभक्त हो जाता है। समझ में आई होगी चीज? हाँ हाँ आई, समझ में तो आई। पर जनरल अपन यही सुनने में आता है ना कि मिथ्यात्व गुण स्थान से चौथे, 5वें और 7वें में जा सकता है, इसलिए वही माथे में बैठा हुआ है। तो इसीलिए ना वो मिथ्यात्व गुण स्थान से जाना कहलाएगा। हाँ, तो अब इसमें जैसे पढ़ा ना तो वो तीसरा का भी विवेचन आया, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। जी, तो वो मिथ्या दृष्टि था ना भाभी, उसने तो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े किए ना। वास्तव में अभी तक जीव कहाँ था? अभी तक जीव तो मिथ्या दृष्टि में था, मिथ्यात्व में था, और उसके पास मिथ्यात्व का सारी प्रकृति को दबा रखा है, प्रथमोपशम कर रखा। वो प्रथमोपशम काल से ही वो अगर 3 गुण स्थान बना लेगा, 5वां 7वां तो ठीक है, और नहीं तो फिर वो उसके होने के बाद में प्रथमोपशम काल का समय खत्म हुआ, जैसा उदय जैसा परिणाम रहा वैसा गुण स्थान बन जाएगा।
हाँ ठीक है। आंटी ये मेरा यही क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। जैसे जब प्रथमोपशम में 40 सेकंड तक दबा हुआ था, तब कौन सा गुणस्थान था? चौथा नहीं था क्या? फोर्थ गुणस्थान? इसीलिए तो कहा जाता है ना कि प्रथमो उपसम। बहुत अच्छा प्रश्न करी, ये चीज मैं बताना भूल गई, बहुत अच्छा प्रश्न करी हो, बहुत अच्छा। इसीलिए तो कहा जाता है कि चौथे गुणस्थान में, पांचवें गुणस्थान में, छठे में, सातवें में प्रथमो उपशम है। वो जो प्रथमो उपशम कर रखा है औपसमिक के हिसाब से अभी चौथे में है। अगर उसी समय उसको व्रत के भाव आ गए तो वो पांचवें में है, तभी वो औपसमिक घटेगा ना पांचवें में भी। उसी में वो व्रत ले लिया, प्रथमोपसम समकाल में 40 सेकंड उसका अभी चल रहा है, वो 30 सेकंड के अंदर व्रत ले लिया, तो प्रथमोपसम पांचवें में भी घट गया। उपसम सम्यक दर्शन अपने जानते हैं ना कि बात हुई ना कि छठे, ये पांचवें, छठे, सातवें, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें में 3 तरह का सम्यक दर्शन पाया जाता है। औपशमिक, छायिक, छायो औपसमिक, है ना, ये पढ़ चुके अपने। तो उपसम सम्यक दर्शन कैसे बन रहा है? वो उपसम का 40 सेकंड था, 10 सेकंड बीतने पर, 20 सेकंड बीतने पर उसने व्रतों को ग्रहण कर लिया, लेकिन अभी उपसम का समय खत्म नहीं हुआ है। क्या समझ रहे हैं अपने लोग? उपसम का जो 40 सेकंड है, वो 40 सेकंड अब उसका कहाँ बीत रहा है? पांचवें गुण स्थान में बीत रहा है। उसने तो महाराज मुनि महाराज सामने बैठे, व्रत ले लिया, उसका उपसम का काल चल रहा है, तो पांचवें गुण स्थान में उपसम घट गया। उपसम के काल में किसी ने मुनि दीक्षा ले ली, मुनि बन गया, वो उपसम का जो प्रथमोपसम कर रखा जो उसका 40 सेकंड है, वो उसका बीता ही नहीं, तो उपसम सम्यक दर्शन सातवें गुण स्थान में भी घट गया। कोई चौथे गुण स्थान वर्ती उसका तत्व का श्रद्धान बन रहा, चौथा गुण स्थान तो होगा ही होगा, प्रथमोपसम का चौथा गुण स्थान तो होगा ही होगा। लेकिन इस तरह से पांचवा, छठा, सातवां में कैसे घटता है औपसमिक सम्यक दर्शन? इसी तरह से घटता है कि उपसम काल में ही उसने प्रतिमा ले ली, उपसम काल में ही मुनि बन गया, तो वो प्रथमो उपसम छठे, सातवें में भी घटता है, पांचवें, सातवें में भी घटता है। किरण आंटी? नहीं, मेरा तो वो सॉरी, वो हैंड रेज ही था। हैंड रेज था, मैं वो ठीक कर लेती। मंजू आंटी जयपुर। आज वाकई में आज पूरा क्लियर हुआ, नहीं तो रोज कंफ्यूज हो जाते हैं। आज एकदम समझ में आ गया कि कितना तो उसके दौरान हो रहा है, चौथा, पांचवा, सातवां, और बीत जाने के बाद तीसरा, चौथा वो आएगा, या पहला, है ना? हाँ, दूसरा। हाँ, ये सच में नहीं समझ में आया था इतने दिन, आज एकदम क्लियर हुआ कि उसके दौरान या उसके बाद। अब नहीं भूली। अब देखिए ना, इतना जो विवेचन किया जाता है, कोई भी किताब खोल लीजिए मंजू जी, बड़ा सारा कर्म कांड खोल लीजिए, बड़ा सारा जीव कांड खोल लीजिए, लब्धि सार कहीं भी इस तरह से विवेचन नहीं लिखा है। वही इतना खुलासा तो इसीलिए क्लियर नहीं हो पाता, सुनते हैं तो लगता आता है अब आज पक्का हो गया। आज फिर मेरे को लगा कि मेरे को ऐसे समझाना चाहिए, तब समझ में आएगा। जब किरण जी ने फिर प्रश्न किया तो मेरे को समझ में आ गया कि ये भ्रमित हो रहे हैं, अब हम इसको काल से संबंधित करके समझाएं। हाँ, तो अब ये सच में हुआ है कि भाई उसके बीतने के बाद ये होगा, उसके दौरान ये हो सकता है। बहुत बढ़िया है यार। मंजू आंटी क्वेश्चन नहीं है क्या आपका? अच्छा, ठीक है, क्वेश्चन ही है ना। हाँ, क्वेश्चन समझ में आना भी तो क्वेश्चन ही है। उसमें ज्यादा खुशी हुई है ना आज। हीरा आंटी। हाँ ललिता जी, जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। इसका मतलब यही माने वो उसका प्रथमोपसम तो हो रहा है इसमें मिथ्यात्व में, तो मिथ्यात्व में प्रथमोपसम करते ही वो माने चौथा, पांचवा, इसलिए सासादन में आ रहा है। नहीं तो सासादन में प्रथम गुण स्थान वाला तो जाता नहीं है ना, इसलिए आ रहा है वो सासादन में ना, कि ऊपर चढ़ रहा है, ऊंची प्रथमोपसम कर रहा है वो मिथ्यात्व में, प्रथम गुण स्थान में। तो आप बोले कि उसका उस समय हो जाता है कि वो चौथा, पांचवा जैसा भाव होता है उसका चौथा तक चला जाता है, चौथा में हो जाता है। ठीक है, इसलिए उस उपेक्षा से वो सासादन में आ सकता है, नहीं तो पहले से सासादन में तो आएगा नहीं। हाँ, अगर उपसम मान लीजिए कि चौथे गुण स्थान में पहुंच गया और उपसम सम्यक दर्शन बना हुआ है ना,
तो फिर वो अनंतानुबंधी के उदय से हो जाएगा। सातवें उत्तम में चला गया, अभी उपसम काल बना हुआ है। उपसम काल में मान लीजिए मुनि बन गया, थोड़ी सी देर के लिए मान लीजिए मुनि बनने के बाद उसके अनंतानुबंधी उदय में आ गई, तो वो सासाधन में आ सकता है। मुनि बन जाएगा, वेद से बाहर से द्रव्यलिंग उसका हो जाएगा, लेकिन भाव से वो दूसरा गुण स्थान में आके पहले में आ जाएगा, क्योंकि दूसरा गुण स्थान जब भी बनता है ना उपसम से ही बनता। अच्छा, एक क्वेश्चन और था कि सासाधन लेके विग्रह गति में तो सासाधन नहीं है ना? विग्रह गति में सासाधन गुण स्थान है, तो कल ही तो बताए हैं, कल नहीं, वो तो आप बोले कि नरक गति से निकलता है सासाधन लेके, तो नहीं मैंने ये बताया। अच्छा बात, कौन बोलेगा? हनी बताओ तो क्या बताया? आजकल तुम एकदम फ्री हो गई हो। बताओ क्या बताया सासाधन गुण स्थान के बारे में? देखो परसों ही तो इतना बढ़िया से बताया है। आंटी कोई और बोल दे तो बेटर है। लगता है तुम भी नहीं पढ़ती हो घर में जाके। और कौन बोलेगा? कौन समझाएगा? हीरा जी के प्रश्न का जवाब कौन देगा? हैंड रेज कर दीजिए या मैं अनम्यूट करती हूँ। क्वेश्चन एक बार रिपीट करिए ना, क्या पूछा आपने? विग्रह गति में सासाधन गुण स्थान लेके जा माने होता है क्या विग्रह गति में? सासाधन गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान। मैं बोलूं क्या? मैं बताऊं? अपेक्षा से होगा। हाँ, सासाधन गुण स्थान में मैं बताऊं दीदी? एक जन बोलिए, कोई भी बोलिए। हाँ, बोलिए मंजू जी। हाँ, सासाधन गुण स्थान में मृत्यु होती है तो वो लेके जाता है, लेकिन वहीं पे उसका ना मतलब पर्याप्त होने से पहले ही वो खत्म हो जाता है, वो नरक गति में नहीं जाता है, बाकी की गति में जाता है। अच्छा, चलिए नरक गति में नहीं अभी ये सही नहीं हुआ क्वेश्चन। एक मिनट और बोलिए, कौन बोल सकते हैं? मैं ट्राई करती हूँ। हाँ। कि सासाधन में मरण होने से तो नरक तो नहीं जाता है, तो जब मरण नहीं होता है तो वो अपर्याप्त में सासाधन फिर पाया ही नहीं जाता, विग्रह गति में तो जाता नहीं है, तो फिर अपर्याप्त अवस्था में सासाधन नहीं पाया जाता। नहीं, अपर्याप्त अवस्था में तो पाया जाता है पर पर्याप्त में नहीं, जब वहीं पे पूर्ण हो जाता है। हाँ, आपने जो लिखा है मैं बोल रही हूँ। सासाधन गुणस्थान वाला जीव नियम से नरक नहीं जाता, लेकिन सासाधन के साथ नरक से निकल सकता है। कोई जीव सासाधन के साथ नरक में मरण को प्राप्त हुआ, वह निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में सासाधन गुणस्थान कुछ आचार्यों ने माना है। तो निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था कौन सी होगी? मतलब पर्याप्ति पूर्ण करने से वही होगी, तो पर्याप्ति पूर्ण होगी उसकी, अभी हुई नहीं है। अच्छा, ये अब पता नहीं हम अब कैसे कुछ छूट जाता है बीच में मेरे से कि आपसे। अब सुनिए, सासाधन गुण स्थान को सुनिए ढंग से। सासाधन गुण स्थान एक मिनट आंटी, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। ललिता आंटी आप अनम्यूट कर लीजिए। साथ एकदम ध्यान से सुनिए, और कुछ गलत आपका लिखा गया तो सही कर ले। सासाधन गुण स्थान में आयु का बंध होता है। अभी एक मिनट मैं सासाधन गुण स्थान विग्रह गति का क्वेश्चन की हूँ। हाँ, सारा ही बताओ ना। लोग कुछ इस तरह का उत्तर दिए ना कि वो उत्तर मेरे जचा नहीं ठीक से, इसलिए सारा बोल रही हूँ। ठीक। सासाधन गुण स्थान में आयु का बंध होता है, सासाधन गुण स्थान में मरण होता है। सासाधन गुण स्थानवर्ती जीव नियम से नरक आयु को नहीं बांधता है, नरक में नहीं जाता है। अगर किसी ने नरक आयु बांध ली है तो सासाधन के साथ वो मरण नहीं करेगा। ये अकाट्य नियम है कि सासाधन गुण स्थान में मरण करके कोई जीव सासाधन गुण स्थान के साथ है। अपर्याप्त अवस्था में सासाधन गुण स्थान छूटता नहीं है। ये कई बार बताया गया ना कि अवस्था में पहला गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान और चौथा गुण स्थान, और फिर वहां 13वां गुण स्थान पाया जाता है अपर्याप्त अवस्था में। तो अपर्याप्त अवस्था में हम लोगों ने सासाधन गुण स्थान को छुड़ा क्यों दिया? अब इसकी ढंग से विवक्षा लिख लीजिए। सासाधन गुण स्थान वर्ती जीव मरण करके नरक के अलावा बाकी 3 गति में जा सकता है।
उसके अपर्याप्त अवस्था में सासादन गुण स्थान बना रहता है, क्योंकि इसमें मरण है, छूटता नहीं है। छूटता कहाँ वो भी बताते हैं। वो दो आचार्यों वाला कुसुम जी ने बोला ना, थोड़ा सा उनका क्या तो इधर उधर हो गई होंगी। तो अब हमने बताया कि सासादन गुण स्थानवर्ती एक इंद्रिय में भी जा सकता है, लेकिन पर्याप्ति पूर्ण करने के पहले छूट जाएगा। इसके लिए कहा मैंने सासादन गुण स्थानवर्ती एक इंद्रिय में भी, यानी वनस्पति, एक इंद्रिय वनस्पति काय में जाके सासादन गुण स्थानवर्ती जन्म ले सकता है, परंतु पर्याप्त होने के पहले ही सासादन गुण स्थान छूट जाएगा। विग्रह गति में है, अपर्याप्त अवस्था में है, पर्याप्त होने के पहले छूट जाएगा। या ये आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अपर्याप्त अवस्था में छूट गया, लेकिन विग्रह गति में इसके भी है। यहाँ दो आचार्यों का मत है। कोई आचार्य कहते हैं सासादन गुण स्थान एक इंद्रिय में जो जीव जाता है उसके विग्रह गति में सासादन गुण स्थान नहीं होता, और यति वृषभाचार्य कहते हैं एक इंद्रिय अगर सासादन गुण स्थान में मरण करके कोई जीव एक इंद्रिय में जन्म लेता है तो उसको विग्रह गति में सासादन गुण स्थान रह सकता है। यहाँ दो आचार्यों का मत है। समझ में आया कि? हाँ, एकदम समझ में आया। तीनों गति में जा सकता है, कोई अपर्याप्त अवस्था में छूटने वाला नहीं है ये। और नरक गति में तो जाता ही नहीं है, अपर्याप्त की बात नहीं, विग्रह गति में भी नहीं रहेगा। इस गुण स्थान से निकल के नरक की ओर जा ही नहीं सकता जीव। और जो वो अपर्याप्त अवस्था में छूटने वाला वो इसमें बताए थे कि कुछ आचार्य कहते हैं सासादन गुण स्थानवर्ती जीव एक इंद्रिय वनस्पति काय में जन्म ले सकते हैं। कुछ आचार्य क्या यति विश्वाचार्य कहते हैं। तो उनके मत से एक इंद्रिय के एक, यहाँ ये घटाया गया कि सासादन सम्यक दर्शन किसके पाया जाता है, तो यहाँ पर घटाया गया कि एक इंद्रिय के अपर्याप्त अवस्था में सासादन सम्यक दर्शन है अथवा सासादन गुण स्थान है। अपर्याप्त अवस्था में, पर्याप्त में नहीं है, अपर्याप्त में है। ठीक है, ठीक है। मंजू आंटी कैलकाटा। अच्छा, मैं ना उस समय पूछ रही थी जब है ना आप बता रहे थे ना कि जब मतलब औपसमिक सम्यक दृष्टि जीव का समय समझ लो 40 सेकंड है, तो उसके बाद में समझ 30 सेकंड के बाद में उसके मुनि बनने के भाव हुए, तो वो फिर 10 सेकंड ही तो रहेगा ना उसमें, फिर कि उसका मतलब वो औपसमिक में तो 10 ही सेकंड रहेगा ना फिर, मतलब 5वें गुण में। हाँ, तो अब सुनिए, मैंने तो इसका काल तो अंतर मुहूर्त है ना, अंतर हाँ, मतलब वो अंतर मुहूर्त काल तक ही रहेगा ना, मतलब यही पूछने तो अंतर मुहूर्त काल में हो जाएगा ना। दीक्षा शुरू हो गई उसके बाद छूटे तो छूटे। हाँ, फिर छूट उसी मतलब वापस अंतर मुहूर्त नहीं होगा, मतलब उसी अंतर मुहूर्त में ही उसका रहेगा ना। नहीं, अगर आकर के प्रथमोपसम दोबारा तो जल्दी होता नहीं है, और जरूरत भी नहीं है ना। प्रथमोपसम किस लिए किया जाता है? जब सम्यक प्रकृति सत्ता में नहीं रहे। तो यहाँ तो सम्यक प्रकृति अभी तुरंत उसने किया तो पूरी की पूरी बैठी हुई है, तो दोबारा दोबारा कर भी नहीं सकता है वो प्रकृति। तो वो छायोपसमिक होएगा ना यदि उस वापस है ना उसके बाद। तो ऐसा कुछ नहीं है, मुनि बन रहा है ना, दीक्षा हो रही है, केसलोच हो रहा है, प्रथमोपसम काल खत्म हो गया, ठीक है ना। अब प्रथमोपसम काल खत्म हो गया तो वो सम्यक्त भी रह सकते हैं, छायोपसमिक सम्यक्त भी हो सकते हैं। सम्यक्त जिसको कहते हैं, छायोपसमिक सम्यक्त मतलब वही छायोपसमिक ही बनेंगे। अथवा उनको हो सकता है मिथ्यात्व भी उदय में आ जाए, तो कौन जानता है, क्योंकि वहाँ तीनों प्रकृति है उनके सत्ता में। अब उनका अब सबके सामने मंच पर बैठ के सारी क्रिया हो रही है, अगर थोड़ी सी देर के लिए मान लीजिए, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये चारित्र मोहनी का, दर्शन मोहनी का कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। बड़ी विचित्र प्रकृति है ये, कोई ठिकाना थोड़ी है। अगर सम्यक प्रकृति उदय में नहीं आकर के उनको सम्यक मिथ्यात्व आ जाए, आ सकती है। अच्छा, मिथ्यात्व भी उदय में आ सकता है, लेकिन उत्कृष्ट चीज है ये दीक्षा वाला काम। मिथ्यात्व उदय रहते हुए कोई लंगोटी खोल के नहीं फेंक सकता है, नहीं फेंक सकता है, नहीं फेंक सकता है।
तो उसको छायोपशमिक सम्यक दर्शन ही हो जाता है। हाँ, क्योंकि प्रथमोपशम तो वापस नहीं होगा उस समय, तो वो फिर दोबारा जब होएगा तो छायोपशमिक ही होएगा, क्योंकि अभी अब उसने मुनि वर्ण की चर्या चालू हो गई, 40 मिनट के अंदर उसने आचार्य श्री से निवेदन किया, आचार्य श्री शुरू कर दिए जो भी उसका क्रियाकलाप होता है। अब उसके बाद तो छायोपशमिक हो ही जाएगा, होना ही पड़ेगा उसको, छायोपशमिक हो जाएगा, नहीं होना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि काल खत्म हो जाएगा इसलिए ना, समय खत्म हो जाएगा इसलिए। अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन ये था, जैसे साधन गुण सम्यक दर्शन गुण स्थान है, तो इसमें ना जैसे आप बोल रहे ना कि ये छूटेगा, तो इसमें सम्यक दर्शन भी नहीं है और मिथ्या दर्शन भी नहीं है, तो इसके परिणाम तो पारिणामिक भाव होते हैं ना उस समय साधन गुण स्थान में, तो इसमें छूटेगा क्या? छूटेगा क्या? मिथ्यात्व में आ जाएगा, साधन से पूरा मिथ्यात्व में आ जाएगा। अभी नहीं तो नहीं, जो रहेगा क्या, मतलब जैसे बोलते हैं ना जब वो विग्रह अवस्था में जाएगा तो उसमें रहेगा क्या? छूटेगा तो समझ लो ये पूरे ही छूट गए, परंतु उसके विग्रह अवस्था में सम्यक दर्शन भी नहीं रहेगा, मिथ्या दर्शन भी नहीं रहेगा, तो उसके क्या रहेगा? फिर पारिणामिक भाव रहेंगे क्या उसके? क्या इस दोनों के जैसे इस समय अभी रहते हैं साधन गुण स्थान में भाव होते हैं, वैसे भाव रहेंगे वहां पर। इसको पारिणामिक में तो घटाया ही है ना, भाव घटाया पारिणामिक में। हाँ, मतलब उसके सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन दोनों ही नहीं है उस समय, है ना? इसलिए इसको न अवधि घटाया, न छायिक न छायोपशमिक और न, हाँ 4 हो गए ना, इसमें पारिणामिक ही भाव घटाया है। साधन सम्यक दर्शन का भाव जो घटाया है, भाव में जब इसकी परिरूपणा हुई है तो पारिणामिक भाव में ही परिरूपणा हुई है इसकी, तो वही भाव लेके जाएगा वो, मतलब है ना, पारिणामिक गति में वही भाव रहेगा, वहां जाके भी वही भाव रहेगा, और फिर वहां से वो नियम से पर्याप्त होने पर चाहे जहां भी उसके भाव छूटेंगे तो मिथ्यात्व में आ जाएगा। अब कहाँ जाके छूटता है ऐसा खुलासा कहीं अभी तक हम लोग को नहीं मिला है कि भाई पर्याप्त साधन गुण स्थान वर्ती का रास्ते में छूट जाएगा, क्योंकि देव पर्याय में साधन गुण स्थान के मरण साधन गुण स्थान का भी विवेचन है, इसके भी 4 टुकड़े करके है शायद कि प्रथम के मरता है तो नियम से देव गति में जाता है, दूसरे में मरता है, ऐसे करके इसके भी हैं त्रियंच गति में जाता है। इस तरह से साधन गुण स्थान का भी विवेचन है कि किस समय मतलब किस गति में जाता है। इतना कम काल होने के बाद में भी कितनी सूक्ष्म विवेचना है। ये तो बहुत ज्यादा काल है। पेड़ से आम गिर रहा, हम लोग आम गिरता तो हम लोग ऐसे ऐसे हाथ करते, तो बहुत बड़ा काल है। ये तो बहुत बड़ा काल है, बाप रे बाप। काल का विवेचन तो हम लोग छपनासार में थोड़ा थोड़ा पढ़ रही हूँ, उसमें गूगल में पढ़ती हूँ छपनासार, तो मेरे पास है नहीं, माथा खराब हो जाता है जब काल की व्याख्या वहां पर पढ़ते हैं, तो बहुत काम होता है। आप वहां देखिए ना, अनिवृत्ति गुण स्थान में कितना सा समय, हाँ पूर्व स्पर्धक से अपूर्व स्पर्धक बन रहे हैं, बादर कृष्टि हो रही, सूक्ष्म कृष्टि हो रही, 36 प्रकृति का क्षय हो रहा है, बाप रे कितने काम हो रहे हैं वहां पर इतने से समय में। सोच के देखिए कि कितने काम हो रहे हैं। सारे काम अंतर्मुहूर्त में होते हैं। अपने लोग के दिमाग में 48 मिनट घुसा हुआ है। कविता आंटी, मैं ये पूछना, जय जिनेन्द्र दीदी, मैं ये पूछना चाहती थी कि अभी आपने जैसे बोला ना कि मुनि महाराज लंगोटी उतार के फेंकेंगे नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया क्या कि यहाँ मतलब जो भी कोई मुनि बन रहा है तो उसके प्रथमोपशम सम्यक दर्शन तो होगा ही होगा, कंपल्सरी बात हो गई। और दूसरी बात हो गई कि नहीं प्रथमोपशम होगा क्यों? प्रवर्तन काल ही बस अब शेष रहेगा, ऐसा माने? मेरी बात सुनिए, ये आपने कैसे लगा लिया कि प्रथमोपशम सम्यक दर्शन हो गए? प्रथमोपशम सम्यक दर्शन से सब मुनि बन रहे हैं ये नहीं है, और चौथे गुण स्थान से भी बन सकते हैं। आज आप अपने लोग इतने लोग बैठे हैं, मान लीजिए किसी को अगर सम्यक दर्शन हो और आर्य का दीक्षा ले, तो हमारे पास तो पहले से सम्यक दर्शन है। नहीं तो अभी अपन के पास छायक सम्यक दर्शन है नहीं, छायोपशमिक बार बार छूटता है करता है। प्रथमोपशम नहीं है, कैसा है कि प्रथमोपशम अगर हम कर लें तो मतलब गारंटी हो गई कि आपका पुद्गल परावर्तन काल बाकी रहा है। छायोपशमिक जो सम्यक दर्शन है वो प्रथमोपशम से तो प्राप्त होता है। बिना प्रथमोपशम सम्यक दर्शन का मतलब क्या?
अनादि मिथ्या दृष्टि जो करता है उसको प्रथमोपसम सम्यक दर्शन कहा गया है ना। उसी से तो छायोपसमिक बनता है, चौथे गुण स्थान में आ जाता है तो उसी का नाम तो छायोपसमिक है। नहीं तो फिर वही तो अभी ये अपन बहुत सारा इसको ऐसे मत लगाइए कि मुनि महाराज जितने भी अभी दीक्षा ले रहे हैं सब प्रथमोपसम से, नहीं, उनको पहले से सम्यक दर्शन हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो प्रथमोपसम करते हुए भी हो रहा हो तो अपने को पता नहीं है। ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं, उनके भी ज्ञान का विषय नहीं है, आचार्य के भी ज्ञान का विषय नहीं है, है ना, किसी के ज्ञान का विषय नहीं है। लेकिन ये नहीं कि वो प्रथमोपसम करके ही ले रहे हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उनको सम्यक दर्शन पहले से भी हो सकता है। कोई भी सम्यक दर्शन होने से ले रहे हैं, लेकिन मतलब जैसे कि एक बार मैंने वेनाडा जी से ऐसे पूछा था तो वो बोले कि अभी पंचम काल में ज्यादा से ज्यादा 7-8 और नहीं तो 2-3 ही सम्यक दृष्टि होंगे, बाकी कोई भी किसी के पास भी सम्यक दृष्टि नहीं होगा। तो अपन ये बेनाडा जी बेचारे अपने मन से थोड़ी बोले हैं, ये वो उनके ग्रंथ में है जो ढूंढारी भाषा लिखते हैं ना। हाँ, शास्त्र कुसुम जी क्या है उनका नाम, वो ढूंढारी भाषा में जिनका शास्त्र है, नाम याद टोडरमल जी ने लिखा है पूरे पंचम काल में 2-3 होइए, अधिक होइए तो 7-8 होइए, वो तो ढूंढारी भाषा में है। तभी इस पर किसी ने प्रश्न किया था क्लास में उनसे कि हम लोग सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं, तो उन्होंने यही जवाब दिया था, भैया हमारा स्थान है कि नहीं हम नहीं जानते हैं, मुनि महाराजों का स्थान नहीं पता चलता है, क्योंकि कहा तो यही जाता है कि इतने कम होते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जनसंख्या पर आधारित होनी चाहिए। 2-3 अब मान लीजिए बहुत थोड़े से लोग हैं तो 2-4 ही होंगे, बहुत सारे लोग हैं तो फिर उसमें तो कई होने ही चाहिए। नहीं तो पंचम काल में जो अपने सारे आचार्यों का ही तो अपन पढ़ रहे हैं आज, कुन आचार्य से लेके किसी को भी आप देख लो, है तो सब पंचम काल के आचार्य ना, सब तो पंचम काल के हैं। नहीं मानेंगे तब तो सारी बातें झूठी हो जाएगी। उसमें ना कई चीज घटानी चाहिए। मेरे को लगता है कि एक समय में बहुत सारे सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते हैं भाई। अब चले कुंद आचार्य चले गए, संबंध बदार चले, सब चले गए, वो चले गए समय, अब उसके बाद और दूसरे हुए, तो एक साथ बहुत सारे नहीं हो सकते, ये घट सकता है। दूसरी पॉपुलेशन के हिसाब से घट सकता है भाई, पॉपुलेशन ही बहुत कम थी तो बहुत कम हुए, अभी पॉपुलेशन ज्यादा है तो होना तो चाहिए भाई, क्या बताएं। बाकी तो सम्यक दर्शन का तो बड़ा विचित्र खेला है, कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। और आहारक जित तक पहुंच के, छठे गुण स्थान तक पहुंच के उसकी उद्वेलना हो जाती है, मिथ्यात्व में चला जाता है। मतलब सोच के बड़ा लगता है कि क्या छठे गुण स्थान तक पहुंचे हुए महाराज जी, मुनि महाराज जी की वापस से उद्वेलना हो जाती है मिथ्यात्व में। छठा गुण स्थान, अब छठा गुण स्थान को बोल रही हैं, 11वें गुण स्थान से गिर कितने आप समझते। देखिए यहाँ तो कोई बात नहीं है कर्म भूमि में, तो उसकी विधेय क्षेत्र की कितनी आयु है, 1 कोटि पूर्व, 1 कोटि पूर्व, 1 कोटि पूर्व तक, और छठे से 7वां गुण स्थान बनाए रखना, क्योंकि वहां 8 वर्ष में केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। अब 8 वर्ष के बाद वो सोचिए छठे 7वें में, मतलब अपने परिणामों को उतना कोटि पूर्व तक बनाए रखना कितना कठिन है। जिसको हो गया 8 वर्ष में केवल ज्ञान तो ठीक है, वो तो 13वें में आ गया, वो तो बना ही हुआ है, वहां तो भाव की कोई बात नहीं। लेकिन जो वहां पर मुनि तो बन गया और केवल ज्ञान उसको आयु के अंत में हो रहा है, सोचिए वो उतने दिनों तक परिणामों को कैसे बना के रख। देखिए परिणाम को पाना बहुत आसान है। जैसे उदाहरण देते हैं, कोई लड़का बहुत तेज है, वो 7वीं क्लास में फर्स्ट आया, 8वीं में भी फर्स्ट आ गया, ये फर्स्ट पना आगे तक जहां तक पढ़ेगा वहां तक बनाए रखना बहुत मुश्किल है। एक बार फर्स्ट होना बहुत आसान था, लेकिन मेरा फर्स्ट स्थान हमेशा बना रहे ये बहुत मुश्किल होता है। तो आचार्य ये कहते हैं विशुद्धि को बढ़ाना आश्चर्यकारी नहीं है, बढ़ी हुई विशुद्धि को थामे रखना ज्यादा आश्चर्य है। इतने निमित्तों के बीच में रह करके, कितने तरह के निमित्त, पर के निमित्त, स्व के निमित्त, शरीर के निमित्त, कितने तरह के बंधे हुए कर्मों के निमित्त, कितने निमित्त, चारों बगल निमित्त है। उसमें अगर अपने परिणामों को जीव को ठहरा रखा है तो ये बड़ी बात है। परिणामों की ऊंचाई पाना बड़ी बात नहीं है, उससे गिर गया काम खत्म, लेकिन उस ऊंचाई को बनाए रखना बहुत बड़ी बात होती है। सही है, बिल्कुल ठीक है।
बस यही मुझे मेरे मन में आया कि अगर इतना गारंटी अपन ले लें तो फिर तो मतलब मानना पड़ेगा कि प्रथमोत्तम हो गया है और हो गया। परावर्तन काल ही बचा है, इसीलिए बेचारे रामचंद्र जी छाई सम्यक दृष्टि होकर के पूछ रहे हैं कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मंजू आंटी, कोई अवधि ज्ञानी भी नहीं है कि इससे आदमी ये पूछ ले भाई मेरे को होगा कि नहीं सम्यक दर्शन। नहीं तो कम से कम सम्यक दर्शन तो नहीं बता सकते, लेकिन वो इतना तो बता ही सकते हैं कि हाँ तुम्हारे इन प्रकृतियों का मिथ्यात्व का इतना सा समय बचा है, इतना तो प्रकृति तो वो बता ही सकते हैं ना। ललिता जी, आपने कहा था अपर्याप्त अवस्था में पहला, दूसरा, चौथा, 13वां गुण स्थान हो सकता है, क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ? मतलब और कोई गुण स्थान नहीं हो सकता विग्रह गति में और अपर्याप्त अवस्था में। इन 4 गुण स्थान के अलावा और कोई गुण स्थान नहीं पाया जाता है। विग्रह गति वाला जीव या तो पहले गुण स्थान में होगा, या दूसरे में होगा, या चौथे में होगा, तीसरे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें तक नहीं होगा। 13वें में समुद्घात की दृष्टि से होगा। 13वें में समुद्घात की अपेक्षा घटा है क्या? केवली कंफ्यूजन हो रहा था मेरे को। मैंने कहा 13वां वाला तो 1 सेकंड में ऋजु गति से जाएगा, उसको कहाँ विग्रह गति थी? 13वें गुण, वो तो 14वां वाला। आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं? नहीं 13वां नहीं, सहयोग केवली समुद्घात करते हैं, पर्याप्त अवस्था होती है ना। तो सहयोग केवली समुद्घात की अपेक्षा अपर्याप्त। हाँ। अच्छा, और तीर्थंकरों के जन्म से क्षाई ज्ञान नहीं होता है क्या? नियम नहीं है, जैसे अभी श्री कृष्ण जी के नहीं है, नियम नहीं बना सकते। नियम नहीं है कि तीर्थंकर जन्म से लेके आते हैं क्षाई ज्ञान? नहीं, नियम जन्म से ही लेके, तीर्थंकर जन्म से ही लेके आते हैं अवधि ज्ञान। हाँ, वो तो मत्य श्रुत अवधि तो है। नहीं तो छाई नहीं, ये अभी तक तो कहीं नहीं लिखा हो कि तीर्थंकर जन्म से ही छाईक होते हैं, नहीं कहीं नहीं लिखा है। नहीं, अभी सामने अपने सामने तो श्री कृष्ण जी का उदाहरण है ना, और किसी को छोड़िए ना। वो तो छायोपसमिक हैं, आएंगे श्रुत केवली बनेंगे, अपने पादबुल में छाईक सम्यक दर्शन की प्रतिष्ठापना करेंगे, निष्ठापना करेंगे, और तीर्थंकर प्रकृति उनका है, बंधा हुआ है। ऐसा नियम नहीं है। कुसुम आंटी, छाईक तो ऐसे भी केवली और शुद्ध केवली के पादुल में होता है, तो जन्म से ही कैसे होगा? इसलिए अवधि ज्ञान ही होता है, जन्म से अवधि ज्ञान होता है। नहीं कुसुम जी, जैसे श्रेणिक राजा जन्म से ही छाईक है ना, ऐसा कोई बात नहीं है। जन्म से नहीं थे श्रेणिक राजा छाईक। हाँ, अभी आके जन्मेंगे श्रेणिक राजा तो छाईक सम्यक दर्शन के साथ तो जन्मेंगे। अब जन्मेंगे तो छाईक सम्यक दर्शन के साथ जन्मेंगे, नरक से निकलेंगे तो नहीं। हाँ, तीनों ने छाईक छूटता नहीं है, एक बार होने के बाद में छाईक छूटता नहीं है। मंजू जी का प्रश्न तो ठीक ही था, इन्होंने कहा कि तीर्थंकर छाईक सम्यक दर्शन के साथ ही जन्म लेते हैं। सभी कोई नहीं हो सकते ना, तो वो कहते वो नियम नहीं है। वो कृष्ण जी यदि छाईक सम्यक दर्शन होता तो 30 चौथे नरक में नहीं होते, पहले में होते, और वहां छाईक है नहीं, तो अब निकलेंगे तो छाईक होना जरूरी नहीं। बहुत एकदम क्लियर रखना पड़ता है दिमाग को, तब जाके सारी चीज सेटिंग हो पाती है। आपके जैसे हो नहीं सकते हम लोग। ना मेरे कौन सी क्लियर रहती, मैं कौन सा ये हूँ। एक चूक होते ही सब गड़बड़ा जाते हैं, एक चूक होते ही। वही तो, जरा सा एक शब्द बीच में छूट गया अगर सुनने से, तो पूरा का पूरा बेकार हो जाता है, एक शब्द छूटने से। सिद्धांत है ना से। अब मान लीजिए कि आपको कोई, हमने बोला 3 गुना 3, आप उधर गई हुई थी, आपने गुना ही नहीं सुना। अब आप 3 जोड़ 3 6 बता रही हैं, 3 घटाओ 3 0 बता रही हैं, 3 भागा 3 1 बता रही हैं। वो तो गड़बड़ है, वो तो क्या पूरा सुने बिना तो गड़बड़ होगा ही, सुनकर भी गड़बड़ हो जाता है। तो एक गुना ही तो नहीं सुने ना, देखिए 4 उत्तर बन गया। तो वही चीज है कि ये सिद्धांत है ना, सिद्धांत इसी को कहते हैं ना, सिद्धांत को तो पूरा सुनना ही पड़ता है। अरे लास्ट का है और हो सकते हैं, इसी में कितना अंतर हो जाता है। कोई चीज हम जब बोलते हैं अपने लोग है, तो वो तो एकदम नहीं, हो सकते में संभावना हुई, दोनों में कितना अंतर हो जाता है, बहुत अंतर, बहुत फर्क पड़ जाता है, बहुत फर्क पड़ जाता है। आप रेस्ट करिए आंटी, अब एंड करते हैं।
टाइम भी हो गया है। हाँ ठीक है बेटा। हीरा आंटी, जिनवानी स्तुति। मेरा तो अच्छा, मेरा तो मन लग जाता है ये सब करने से। मेरा मन लगता है ना इन चीजों में, मन लगता है, मेन बात ये है। अभी और कोई काम करने को तो नहीं होगा। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। कुंद कुंद से पुत्र तुम्हारे गणधर जैसे मैया, समो सरल सा महल तुम्हारा तीर्थंकर से सैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रही हूँ ज्ञान बिना है मैया, निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो तू ही सच्ची मैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। गुण स्थान का अनुभव हमको हो जावे जग मैया, गुण स्थान का अनुभव हमको हो जावे जग मैया, चढ़े उन्हीं पर क्रम से हम फिर होवे कर्म खिपैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। मेट हमारा जन्म मरण दुख गिनती विनती मैया, मेट हमारा जन्म मरण दुख इतनी विनती मैया, तुमको हम सब शीस नवावे तू ही सच्ची मैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। वस्तु एक अनेक रूप है अनुभव सबका न्यारा, वस्तु एक अनेक रूप है अनुभव सबका न्यारा, हर विवाद का हल हो जाता शादवाद के द्वारा, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सोवाणी मस्तक चढ़ू सदा दे तू दो, हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार। आज अब तो प्रश्न कोई लेके लगा जैसे जिनवानी स्तुति हो गई है। एकदम प्रश्नों के हिसाब से।